जय हिंद साथियों। आज शुरुआत करते हैं हम दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का एनालिसिस करना। आज तारीख है 8 दिसंबर 2022 और आज का दिन है गुरुवार। तो हम विस्तृत विश्लेषण करने से पूर्व एक बार देख लेते हैं कि आज हम किन खबरों को देखने वाले हैं। तो हम सबसे पहली खबर देखेंगे एमसीडी में जो चुनाव हुए थे उसके परिणाम क्या रहे। आपकी जीत हुई तो जीत के कारण क्या थे उसको देखने का प्रयास करेंगे हम। उसके बाद हम देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में, यानी जो आरबीआई से संबंधित है, बैंकिंग सिस्टम से संबंधित है, उसके बारे में देखने का प्रयास करेंगे। समझेंगे कि बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या होती हैं, इन सब का प्रभाव आम आदमी पर किस तरह से पड़ता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे हम। उसके बाद पेज नंबर 8 पर सुप्रीम कोर्ट की लक्ष्मण रेखा, तो इसे आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा कि किस तरह से राज्यसभा के सभापति जो जगदीप धनखड़ है उन्होंने न्यायपालिका से संबंधित जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था, उसको लेकर क्या आपने टिप्पणियां की हैं, तो इसे आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। सुशासन को शक्ति देने वाला ई रुपया, तो हाल ही में जो आरबीआई ने जो ई रुपया लॉन्च किया है तो इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं, किस तरह से ये अर्थव्यवस्था के लिए फायदा साबित हो सकता है, समाज सुधार किस तरह से कर सकता है ये, और किस तरह से जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, या जो लागत आती है केश को छापने में उनको कम कर सकता है। उसके अलावा अन्य जो टॉपिक है सैन्य क्षेत्र में स्त्री शक्ति, तो इसे आप वुमन एम्पावरमेंट या महिला सशक्तिकरण से जोड़कर देख सकते हैं कि किस तरह से जो महिलाएं हैं वो सैन्य क्षेत्र में अपना दमखम दिखा रही हैं, तो इसे आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। फिर अगला टॉपिक है साइबर सेंधमारी से बचाव के लिए पुख्ता हो तैयारी, तो इसे आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि ये ऐसा विषय है जो चर्चा में बना रहता है और हर दिन हमें इसके बारे में खबरें सुनने में रहती है। तो इसलिए हमारे पास इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न आता है मेंस में तो हमारे पास कुछ लिखने के लिए इससे संबंधित जानकारी रहे, तो इसे आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद हम देखेंगे फसल बीमा योजना के बारे में, यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में देखने का प्रयास करेंगे, उसके उद्देश्यों को समझने का प्रयास करेंगे और किस तरह से इसमें जो बीमा प्रीमियम है वो किसानों से वसूला जाता है, केंद्र की हिस्सेदारी, राज्य की हिस्सेदारी कितनी होती है। फिर हम चीन का जो मैप है उसको एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि चीन चर्चा में क्यों बना हुआ। उसके बाद हम कनाडा की मैप का एनालिसिस करेंगे। फिर यहीं पर हम जो बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता है उसको थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। कनाडा से संबंधित जो तथ्य है उनको देखेंगे। फिर अंत में हमें कुछ जो जानकारी है वो जुटा लेंगे, भारत से संबंधित है, कुछ मतलब स्टैटिक फैक्ट्स हो गए। उसके बाद हम देखेंगे कनाडा के बारे में, कनाडा का फिजिकल मैप है उसका एनालिसिस करेंगे। फिर कनाडा का मैप देखने के पश्चात हम उत्तर अमेरिका है उसमें उसकी लोकेशन को देखेंगे। फिर बायोडाइवर्सिटी को समझने का प्रयास करेंगे, इकोसिस्टम को समझेंगे। फिर देखेंगे कि किस तरह से बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता, उसके सामने चुनौतियां हैं। फिर हम चाइना का मैप का एनालिसिस करेंगे, चाइना की मैप को फिजिकल मैप में एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि कौन से क्षेत्र उसमें महत्वपूर्ण है, जो प्रीलिम्स आने वाली उसमें प्रश्न बन सकते हैं। फिर हम देखेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फिर उसके उद्देश्यों को समझने का प्रयास करेंगे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उसके उद्देश्य क्या है। फिर इसके बाद हम देखेंगे आरबीआई से संबंधित, तो सबसे पहले समझेंगे कि बैंक रेट और रेपो रेट क्या होती है। उसके बाद देखेंगे रेपो रेट और इंक्रीज और डिक्रीज होती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। फिर रिवर्स रेपो रेट को समझेंगे। फिर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में क्या अंतर है उसको देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में देखेंगे। फिर आरबीआई की साइट पर जाकर जो हाल ही में जो रेट्स थे उनको देखने का प्रयास करेंगे और अन्य बातें भी देखेंगे आरबीआई की साइट पर जाकर। फिर अब उसके बाद हम दिल्ली को देखेंगे, दिल्ली की मैप को देखने का प्रयास करेंगे फिजिकल मैप में, यानी भारत में इसकी लोकेशन को लोकेट करने का प्रयास करेंगे। फिर अंत में जाते जाते जिन लोकेशन की कंट्रीज की हम बात करेंगे उनको गूगल मैप में देखते चलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारी पहली खबर से। एमसीडी भी आपकी, तो दिल्ली में लगातार 3 बार सरकार बनाने के बाद अब दिल्ली नगर निगम में भी आम आदमी पार्टी सत्तारूढ़ होने जा रही है। यानी एमसीडी का मतलब क्या हो गया, जो दिल्ली नगर निगम है उसी को एमसीडी कहते हैं। तो उसमें जो अभी हाल में चुनाव हुए थे तो उसमें किसने जीत पाई है, तो आम आदमी पार्टी की जीत होती है और भाजपा जो उसमें प्रमुख दल था वो हार जाता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो वर्ष 2017 में कुल सीटें थी 272, जिसमें चुनाव कितने पे हुए थे 270 में। अभी एमसीडी में अभी कुल सीटें कितनी थी, तो 250 थी। तो बहुमत के लिए कितनी चाहिए थी, तो 126 चाहिए थी। तो आम आदमी पार्टी को मिली 134 और भाजपा को मिली 104, यानी कुछ प्लस माइनस हुआ, यानी भाजपा ने प्लस 86 जो सीटें हैं वो हासिल की, भाजपा ने कुछ अपनी सीटें गंवाई हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कांग्रेस को कितनी मिली है, अन्य जो दल है उनको कितनी मिली है। उसके बाद जो यहाँ पर कुछ क्षेत्रों का जिक्र किया गया है दिल्ली से संबंधित, तो यहाँ पर नई दिल्ली, चांदनी चौक, पश्चिमी दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली का जिक्र किया गया है। उसके अलावा यहाँ जो आम आदमी पार्टी जीती है तो उसकी जीत के कारण क्या है, तो सबसे बड़ा कारण है स्वास्थ्य और शिक्षा में जो
इसके जो बेहतर परिणाम मिलना जनता को, उसके अलावा दिल्ली में मिल रही मुफ्त बिजली पानी की योजना का लाभ मिलना जनता को, उसके अलावा महिलाओं को मिल रही निःशुल्क बस यात्रा, उसके अलावा झुग्गी बस्तियों और अनाधिकृत कॉलोनियों में पार्टी का मजबूत जनाधार। तो ये कुछ कारण थे आम आदमी पार्टी के जीतने के। फिर भाजपा के हार के बड़े कारण क्या थे? तो वही कि 15 वर्षों की सत्ता विरोधी लहर चलना, खराब साफ सफाई की व्यवस्था होना, पार्षदों से नाराजगी होना, उसके अलावा मुफ्त बिजली पानी व महिलाओं के निःशुल्क बस यात्रा की काट न होना, उसके अलावा बड़े नेताओं की गुटबाजी होना। तो ये कुछ कारण थे। तो ये अब हमें एक जनरल एक आम आदमी होने के नाते ये छोटी सी बातें पता होनी चाहिए कि आम आदमी पार्टी की जीत क्या हुई है, उसके कारण क्या थे, भाजपा क्या हार हुई है। क्योंकि यहाँ से जो मेन से प्रीलिम्स में तो प्रश्न नहीं बनते, लेकिन हम यहाँ पर अब एमसीडी यानी जो दिल्ली है उसके फिजिकल मैप को और जो पॉलिटिकल मैप है उसको देखते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए जरूरी हो जाता है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। तो ये दिल्ली हो गया। तो दिल्ली को आप देखिए, तो ये क्या हो गया, तो आप देख पा रहे ये हरियाणा हो गया। तो हरियाणा से कितनी तरफ से, तो ये 3 तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ है, इधर उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। इसके अलावा आप देखिए इसके यहाँ से यमुना नदी निकल रही है। तो ये नॉर्थ दिल्ली हो जाता है, साउथ वेस्ट, वेस्ट दिल्ली हो जाता है न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली को देखिए आप, इधर साउथ दिल्ली से, तो साउथ वेस्ट दिल्ली से, वेस्ट दिल्ली से, उसके अलावा सेंट्रल दिल्ली से, साउथ ईस्ट दिल्ली से इसकी सीमा लग रही है। इधर आप देखिए यमुना जा रही है, ये नॉर्थ ईस्ट ईस्ट दिल्ली। उसके अलावा आप यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए अन्य जो क्षेत्र उनको। तो आप यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए कि इसकी जो लोकेशन है भारत में कहाँ पर अवस्थित है। अब आइए यहाँ पर फिजिकल मैप में, क्योंकि ये हमारे लिए जरूरी होता है। तो अब हमें पता है कि जो दिल्ली की लोकेशन वो कहाँ पर है, तो यहाँ पर हरियाणा से घिरा हुआ और यूपी से घिरा हुआ है। तो आप यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए इसको, यानी जो दिल्ली है वो नंदा देवी जो चोटी है उसके किस दिशा में अवस्थित है, तो पश्चिम की दिशा में अवस्थित है। जो नून है, जो शाही है या कांगुई कांगरी है, तो इन सबके किधर आ जाता है, तो ये दक्षिण की तरफ अवस्थित हो जाता है दिल्ली। उसके अलावा थार डेजर्ट है, तो थार डेजर्ट की किस दिशा में अवस्थित है, तो आप देख पा रहे उत्तर पूर्व में। अरावली के किस दिशा में, तो आप देखिए अरावली के किस दिशा में हो गया, ये अरावली की ऊंची चोटी हो जाती है गुरु शिखर। ये विंध्य और सतपुड़ा रेंज है, और इन दोनों के बीच में जो नर्मदा नदी है वो होकर निकल रही है। तो विंध्य और सतपुड़ा के उत्तर में अवस्थित हो जाता है ये हिमालय। तो हिमालय के कहाँ पर अवस्थित है उससे देखने का प्रयास कीजिए, जो उसका भौगोलिक क्षेत्र उसको देखिए, तो वो एक तरह से किस क्षेत्र में आ जाता है, तो एक तरह से मैदानी वाला क्षेत्र हो जाता है हरियाणा। उसके अलावा पंजाब वाला, ये पश्चिमी यूपी वाला। तो आप देखिए ये यमुना नदी यहीं से ऊपर निकल रही है। उसके अलावा आप देखने का प्रयास कीजिए भारत की जो फिजिकल मैप है उसको, ये वेस्टर्न घाट्स हो जाते हैं, ये ईस्टर्न घाट्स हो जाते हैं, ये दक्कन हो जाता है। उसके अलावा आप देखिए सबसे नीचे ये अन्नाई मुड़ी हो जाती है, उसके अलावा तोदा बेटा हो जाती है, और इनके बीच में देखिए आप कावेरी नदी होकर निकल रही होगी। उसके अलावा टक्कर में देखिए तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कृष्णा, कावेरी, गोदावरी नदी आपकी दिखाई दे रही होगी। उसके अलावा महानदी को देखिए, नर्मदा नदी को देखिए, ये गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ कच्छ, अरब सागर, बे ऑफ बंगाल, लक्षद्वीप आइलैंड्स हो गए, ये गल्फ ऑफ मन्नार, ये पाक स्टेट हो जाती है, लक्काद्वीप हो जाता है। उसके अलावा छोटा नागपुर को देखने का प्रयास कीजिए आप, ब्रह्मपुत्र नदी को देखिए, भूटान, ये कंचनजंगा। उसके अलावा आप यहाँ पर जो उत्तर पूर्व के क्षेत्र उनको भी देखिए। तो इस तरह से आप इसको देखिए, समझने का प्रयास कीजिए कि जो लोकेशन है दिल्ली की वो किस तरह से महत्वपूर्ण हो सकती है। उसके अलावा उसको आप अन्य जो फिजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या विशेषता है भारत की उससे जोड़ने का प्रयास कीजिए आप उसको, कि जो दिल्ली है, दिल्ली की जो लोकेशन है यहीं पर क्यों अवस्थित है, पहले कलकत्ता थी तो कलकत्ता से दिल्ली क्यों परिवर्तन किया गया है, जो राजधानी है उसी को उत्तर भारत के जो क्षेत्र है वहीं पर क्यों लोकेट की गई। तो आप इसे जनसंख्या से भी जोड़कर देखने का प्रयास कीजिए। तो इस तरह से जो हमें दिल्ली है उसके एक जस्ट लोकेशन को भी देखना था और उसको थोड़ी से अन्य चीज़ों से जोड़कर भी देखना था। तब बढ़ते हैं अगली खबर पर। लोन की मासिक किस्त का बढ़ना तय, तो इसे किससे जोड़कर देख सकते हैं हम, तो जीएस3 बैंकिंग सिस्टम से जोड़कर देख सकते हैं, और अर्थव्यवस्था से तो जोड़कर देखना ही है। तो रेपो रेट में 0.35 आधार अंकों की बढ़ोतरी, नीतिगत ब्याज दर 6.25% पर पहुंची। तो यहाँ पर जिन रेपो रेट का जिक्र किया गया है तो देख लेते हैं सबसे पहले कि क्या है रेपो रेट। तो रेपो रेट वह दर होती है जिस पर कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं। जब बैंकों के लिए उधार महंगी हो जाती हैं तो वे इसका बोझ ग्राहकों पर डाल देते हैं और अधिक ब्याज दर पर लोन देते हैं। मतलब साफ है कि रेपो रेट बढ़ने पर होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन महंगा हो जाता है। आरबीआई महंगाई यानी इन्फ्लेशन को कम करने के लिए बैंकिंग सिस्टम के अतिरिक्त फंड को सौंप कर बाजार में मांग को कम करने के लिए इसमें वृद्धि करता है, ताकि जो महंगाई है उसको नियंत्रित की जा सके। तो महंगाई के खिलाफ लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि उन्होंने रेपो रेट में जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसके तहत 35 आधार अंकों की वृद्धि का ऐलान किया है। तो ये किसने निर्णय लिया है, तो ये मौद्रिक नीति समिति यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ये निर्णय लिया है। तो इस वृद्धि के आधार पर या इस वृद्धि के बाद रेपो रेट 6.25% हो गई है।
अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, तो बैंक जल्दी होम लोन, ऑटो लोन और दूसरे व्यक्तिगत कर्जों के अलावा कॉर्पोरेट लोन की जो दर है उनमें बढ़ोतरी कर सकती है। अब जो महंगाई है, अब महंगाई से किस तरह से विकास दर प्रभावित होगी, तो आरबीआई के जो गवर्नर है उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान देश के आर्थिक विकास दर के घटकर अनुमान को 7% से उन्होंने घटा दिया और 6.8% पर कर दिया है। विकास दर का अनुमान घटाने के पीछे उन्होंने क्या कारण दिया, तो उन्होंने कहा कि महंगाई की जो तीखे तेवर है उसके कारण जो विकास दर है भारत की उसको कम किया गया है। तो इस तरह से आप देखने का प्रयास कीजिए कि महंगाई किस तरह से प्रभावित करती है हर चीज को, कि किस तरह से लोगों का रहन सहन होगा, किस तरह से जो विकास दर होगी भारत की। आप यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए कि जो रेपो रेट है या जो अन्य जो क्षेत्र है उन पर किस तरह से इसका प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर एफडी पर देखिए, यानी जो फिक्स्ड डिपॉजिट होती है, यानी कोई भी व्यक्ति या नागरिक अपनी जो सेविंग्स है उसको कुछ समय के लिए या कुछ वर्षों के लिए बैंकों में स्थायी रूप से जमा करा देते हैं, 7 साल के लिए, 8 साल पर, तो उस पर जो ब्याज मिलता है उसी को हम बोलते हैं एफडी। तो ग्राहकों को जमा पर मिलने वाले ब्याज का निर्धारण किससे होता है, तो मोटे तौर पर उसका निर्धारण रेपो रेट से ही होता है। यानी रेपो रेट में बढ़ोतरी होने पर बैंक एफडी पर ब्याज दर बढ़ा देते हैं और रेपो रेट में कमी से लोन सस्ता हो जाता है और ईएमआई जो इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट होती है वो भी घट जाती है। तो आप देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट प्रीलिम्स में प्रश्न बन सकता है कि जो एफडी की जो रेट होती है यानी जो ब्याज दर होती है वो किस पर निर्धारित की जाती है, तो अक्सर किस पे की जाती है, तो रेपो रेट से। अब वो पूछ सकता है कि रेपो रेट बढ़ने से क्या एफडी की जो दर है वो घटेगी या बढ़ेगी, तो आपसे यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न कर सकता है वो, क्योंकि ये हमारे लिए जो व्यक्तिगत जीवन है या हम रोज दिनचर्या में इसका इस्तेमाल करते रहते हैं। अब यहीं पर जो संबंधित जो टर्म्स है उनको देखते हैं हम। तो पहले आप देखिए कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की हम बात करें तो ये करती क्या है, तो ये सबसे बड़ा काम करती है कि जो इंटरेस्ट रेट है उसका एक बेंचमार्क निर्धारित करती है कि कौन सी जो इंटरेस्ट रेट रहनी चाहिए। यानी जैसे अभी हम देख रहे हैं रेपो रेट, तो रेपो रेट कितनी की गई, तो 6.25 की गई, यानी आधार कितने अंकों की बढ़ोतरी की गई, तो 35 आधार अंकों की बढ़ोतरी की गई। तो ये सब कौन करता है, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करती है, जो इन्फ्लेशन के टारगेट सेट करती है, यानी महंगाई के लक्ष्य निर्धारित करती है कि महंगाई का टारगेट है हमें तो 2 से 4 या 6 तक, मैक्सिमम 6 तक होना चाहिए, यानी इसके बीच में बना रहना चाहिए। तो ये टारगेट कौन सेट करता है, तो ये एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी हो डिसाइड करती है। अब इसके जो स्ट्रक्चर है या इसमें जो कंपोजिशन है तो कितने मेंबर होते हैं, तो 6 मेंबर होते हैं। इसमें 3 तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, 3 आरबीआई की होती है, यानी जिसके अंदर गवर्नर को भी इंक्लूड कर लिया जाता है। तो कुल मिलाकर कितने हो गए, तो 6 सदस्य हो गए। अब हम देखते हैं कि जो बैंक रेट और रेपो रेट है उनमें क्या अंतर होता है। तो बैंक रेट और जो रेपो रेट है दोनों में बेसिक अंतर हम देखने का प्रयास करें तो जो अभी हमने देखा है कि जो आरबीआई से जो कमर्शियल बैंक है जो लोन लेते हैं और जिस दर पे लोन लेते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम रेपो रेट बोलते हैं। अब जब ये कमर्शियली बैंक अगर किसी पब्लिक को लोन दे रहे हैं और जो लोन जिस दर पे दे रहे हैं उसी को हम बोलते हैं बैंक रेट। तो इनमें दोनों में थोड़ा सा बेसिक सा अंतर है, क्योंकि यहाँ पर कौन दे रहा है, तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक दे रही है किसको, कमर्शियल बैंक को। अब यहाँ पर जो कमर्शियल बैंक है वो किसको दे रही है, तो पब्लिक को दे रही है। अब जब कमर्शियल बैंक पब्लिक को जिस रेट पर लोन दे रही है तो उसी को हम बोलते हैं बैंक रेट या लैंडिंग रेट ऑफ बैंक भी कहते हैं इसको। तो अब आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर सेंट्रल बैंक होगी आरबीआई। अब आरबीआई ने एसबीआई को लोन दिया है, तो लोन किस रेट पर दिया है, तो 8% पर उसको लोन दिया है, मतलब दर पर दिया है। तो ये कौन सी हो गई, तो ये हो गए रेपो रेट हो गई, और इसी को या तो बैंक रेट भी कह सकते हैं। अब जो लेंडिंग रेट ऑफ बैंक है उसको किसको बोलते हैं, तो कमर्शियल बैंक हो गया। अब कमर्शियल बैंक पब्लिक को दे रहा है तो जिस लोन या जिस रेट पर दे रहा है उसको कितनी हो गई, तो 11% हो गई, इसी को बोलते हैं लेंडिंग रेट ऑफ बैंक। यानी हमेशा जो लेंडिंग रेट ऑफ बैंक है वो हमेशा ज्यादा ही रहता है किससे, रेपो रेट से। अब क्यों रहता है, तो इसका आप स्वयं अंदाजा लगाने का प्रयास कीजिए कि कोई भी कमर्शियल बैंक अगर जिस लोन पे जो रेट पे अगर ये लोन ले रही है अगर उससे कम पर देगी तो इसको नुकसान होगा, तो सीधी सी बात है उस पर ज्यादा पर ही वो जो पब्लिक है उसको लोन देगी। अब जो रेपो रेट है उसका डिटरमाइन कौन करता है, तो सेंट्रल बैंक करती है, यानी भारत में कौन हो गया, तो आरबीआई होगी। और जो लेंडिंग रेट ऑफ बैंक है तो वो कौन डिसाइड करता है, तो वो ईच जो इंडिविजुअल बैंक है वो डिसाइड करती है। तो ये कुछ बेसिक अंतर होता है। तो ये जो रेपो रेट है और जो बैंक रेट है उनको लगभग ये दोनों जो टर्मोलॉजी हो सेम ही, और जो हमने बात की कमर्शियल बैंक जो पब्लिक को दे रही है उसको बोलते हैं हम लेंडिंग रेट ऑफ बैंक। अब जो रेपो रेट चेंज होती है या इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसको आप एग्जांपल से समझने का प्रयास कीजिए कि जो रेपो रेट है अगर वो इंक्रीज हो रही है तो मान लीजिए कि आरबीआई ने जो रेपो रेट है 8 से 9% की, इसका क्या असर पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए सेंट्रल बैंक हो गया और ये कमर्शियल बैंक हो गया। तो सेंट्रल बैंक ने जो पहले रेट थी कितनी, रेपो रेट 8% थी, अगर उसे बढ़ा दिया अब बढ़ा के 9% किया, तो पहले देखिए कमर्शियल बैंक पब्लिक को कितने प्रतिशत पर लोन दे रही थी, तो 11%।
अब कमर्शियल बैंक पब्लिक को कितने पर देगी, तो 12% पर देगी। तो सीधी सी बात है कि जो आम आदमी है उस पर इसका असर पड़ेगा, यानी जो लोन लेगा वो महंगा होगा, और लोन महंगा होने से इसका असर किस तरह से पड़ेगा, तो इसका विकास पर असर पड़ सकता है, उसकी जो जीवन स्तर पे उस पर असर पड़ सकता है, निवेश पर इसका असर पड़ सकता है। उसके अलावा इसका और क्या असर पड़ेगा, तो इसका असर पड़ेगा कि जो लोग हैं वो कम लोन लेंगे। अब कम लोन लेंगे तो इसका क्या असर पड़ेगा, तो इससे क्या होगा कि जो महंगाई उसको भी नियंत्रित करने में मदद मिल सकेगी। इसके अलावा इससे क्या होगा कि जो अर्थव्यवस्था है, जो विकास की दर है वो भी प्रभावित होगी, यानी वो कम हो सकती है, क्योंकि लोग कम डिमांड करेंगे। तो सीधी सी बात है कि जो कंपनी है वो प्रोडक्शन भी कम करेगी, प्रोडक्शन कम करेगी तो जो जीडीपी है वो कम होगी, यानी विकास दर कम हो जाएगी। अब यहाँ दूसरा केस लिया गया कि रेपो रेट को डिक्रीज किया जाए तो उसका क्या असर पड़ेगा, तो पहले 8% थी और उस समय जो लैंडिंग रेट ऑफ बैंक है वो 11% थी। अब जो आरबीआई ने जो रेपो रेट है वो कम की, यानी 6% कर दी। तो आप देखिए यहाँ पर लैंडिंग रेट ऑफ बैंक है वो 9% हो गई। अब इसका क्या असर पड़ेगा कि अगर लेस इंटरेस्ट देना पड़ेगा कस्टमर को, तो इससे क्या होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करेगा तो सीधी सी बात है कि जो अर्थव्यवस्था है उसको रफ्तार मिलने में भी मदद मिलेगी। तो ये कुछ बेसिक अंतर होता है। अब रिवर्स से रेपो रेट क्या होता है, तो अभी हमने देखा कि रेपो रेट में क्या हो रहा है, तो जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक को दे रहा है, तो अब यहाँ पर उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर कमर्शियली बैंक है वो अपना जो डिपॉजिट है विद सेंट्रल बैंक के पास करवाते हैं, तो इसी को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब जो सेंट्रल बैंक है जो इन्होंने डिपॉजिट कराया कमर्शियल बैंक ने, तो इस पर जिस दर से उन्हें इंटरेस्ट मुहैया कराती है तो इसी को बोलते हैं हम रिवर्स रेपो रेट। तो ये हमेशा जो रिवर्स रेपो रेट है वो हमेशा रेपो रेट से कम ही होता है। आप यहाँ पर एग्जांपल से समझने का प्रयास कीजिए रिवर्स रेपो रेट का। तो कस्टमर हो गया, कस्टमर ने डिपॉजिट कराया कमर्शियली बैंक में। अब कमर्शियली बैंक ने जो अपना डिपॉजिट कराया वो कहाँ पर कराया, तो सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक में आप देखिए डिपॉजिट रेट और जो लैंडिंग रेट ऑफ बैंक, यानी जो पब्लिक को दे रही है सेंट्रल बैंक किस रेट पे दे रही है, तो 10% पर, जो बैंक में जमा करा रही है यानी सेंट्रल बैंक में तो 6% पे करा रही है। तो जो 6% है तो ये क्या होगा, तो रिवर्स रेपो रेट हो गया। अब इसका डिटरमाइन कौन करता है, तो इसका डिटरमाइन भी सेंट्रल बैंक, यानी जो अपने भारत में आरबीआई है ये वो इसका डिसाइड करती है, न कि कमर्शियली बैंक इसका डिसाइड करती है। अब यहाँ पर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में अंतर दिया गया है। तो आप देखिए कि रेपो रेट क्या हो गई, तो यहाँ पर जो सेंट्रल बैंक है वो जो कमर्शियली बैंक है, कमर्शियली बैंक क्या करती है, सेंट्रल बैंक से लोन लेती है, और जिस दर पर लोन लेती है तो उसी को बोलते हैं हम रेपो रेट। अब यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट में आइए, तो यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर कमर्शियली बैंक है, कमर्शियल बैंक क्या करी, तो सेंट्रल बैंक में अपना जो डिपॉजिट है वो जमा करा रही है। अब जो सेंट्रल बैंक इस डिपॉजिट पर जिस रेट से या जिस इंटरेस्ट दर से उनको जो दर दे रहा है या ब्याज दे रहा है तो उसी को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब यहाँ पर देखिए जो रिवर्स रेपो रेट है वो हमेशा कम रहती है किससे, रेपो रेट से। अब यहाँ पर वही चीज बताई हुई है कि इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय सेंट्रल बैंक फ्रॉम कमर्शियल बैंक, और जो रिवर्स रेपो रेट की बात की गई तो इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय सेंट्रल बैंक टू कमर्शियली बैंक, और इन दोनों का निर्धारण कौन करता है, तो सेंट्रल बैंक इसका निर्धारण करता है। अब यहाँ पर आरबीआई की साइड पे है, तो आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आपको दिख रही है कि पॉलिसी रेपो रेट कितनी है, तो 6.25% है। उसके अलावा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 6%, उसके अलावा मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 6.50%। उसके अलावा आप देखिए फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट है तो कितनी 3.35% यानी रेपो रेट से कम है। उसके अलावा बैंक रेट को देखिए आप, यहाँ पर 6.50% दिखाई गई है। उसके अलावा रिवर्स रिजर्व जो रेशियो रहता है यानी CRR, जिसका कैश रिजर्व रेशियो हम बोलते हैं, तो कितना है, तो 4.50। उसके अलावा SLR यानी स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, तो लिक्विड रेशियो कितना है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कितना कम है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सचेंज रेट, तो इंडिया रुपीज़ है उसको USD यानी डॉलर के साथ देखिए उसकी तुलना की गई है, तो कितना है, तो $1 इजकल टू 82 रुपये। उसके अलावा यहाँ पर देखिए जो ग्रेट ब्रिटेन की जो पाउंड स्टर्लिंग है उसके साथ, यूरो के साथ, उसके अलावा जापानी येन के साथ। उसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे तो बेस रेट दिखाई गई है। उसके अलावा MCR यानी मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट दिखाई गई है। उसके अलावा सेविंग डिपॉजिट रेट दिखाई गई है कि कितनी दे रखी है। उसके अलावा टर्म डिपॉजिट रेट यानी 1 साल से ऊपर की दिखाई गई है। उसके अलावा आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर मनी मार्केट के बारे में दिखा गया, कॉल रेट्स दिखाई दे रही है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बारे में जो इंटरेस्ट रेट है वो सब दिखाई दे रही है, कैपिटल मार्केट के बारे में यानी BSE सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में सब यहाँ पर आपको आएंगे, तो आपको यहाँ पर बहुत सारी जानकारी मिलेगी उससे संबंधित। अगर आपको मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में जानना तो यहाँ पर आएंगे तो आपको उसका ओवरव्यू, मॉनेटरी पॉलिसी का स्टेटमेंट, उससे संबंधित नोटिफिकेशन, स्पीच। उसके अलावा फाइनेंशियल इंक्लूजन में आएंगे तो यहाँ पर ओवरव्यू एंड उससे संबंधित जो बातें समझने को मिलेगी आपको। यहाँ पर आपको फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, उसके अलावा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एनालिसिस और उससे संबंधित जो भी बातें हैं जो एग्जाम से संबंधित है वो आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर पर।
नए कलेवर में आएगी फसल बीमा योजना। तो इसे किससे जोड़कर देख सकते हैं, तो जीएसटी एग्रीकल्चर से जोड़कर देख सकते हैं। तो कृषि क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन के बढ़ते संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को और कारगर बनाने की कोशिश की जाने वाली है। आगामी जो बजट आने वाला है वित्त वर्ष 22-23 का, उसमें फसल बीमा को लेकर उसमें कुछ बदलाव किए जाने वाले हैं। अब यहाँ पर हम इसमें अगर प्रीमियम की बात की जाए फसल बीमा योजना की, अब हम इसके उद्देश्य को भी देखें, लेकिन उससे पहले यहाँ प्रीमियम को देख लेते हैं। तो फसल बीमा योजना में बीमा प्रीमियम का जो रबी फसलें होती हैं, यानी जिनको विंटर में लगाते हैं, उस पर 1.5% और जो खरीफ की फसलें यानी जो मानसून के समय होती है उसमें 2%, और जो नकदी फसलें होती है उसकी खेती पर 5% की प्रीमियम किसानों से वसूला जाता है। जबकि प्रीमियम का बाकी जो हिस्सा रहता है वो केंद्र राज्य की जो सरकारें वो बराबर देती हैं। उसके अलावा जो पूर्वोत्तर के जो राज्य है वहाँ पर जो केंद्र और राज्यों के बीच जो हिस्सेदारी रहती है वो 90 और 10% के अनुपात में रहती है। तो इस तरह से इसका बंटवारा होता है। तो फसल बीमा योजना की हम बात करें तो इसके उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि प्राकृतिक आपदाओं, कीटों, रोगों या किसी भी तरह से फसल खराब होने की स्थिति में एक व्यापक बीमा कवर प्रदान करना, ताकि किसानों की आय को स्थिर रखने में मदद मिल सके। उसके अलावा दूसरा क्या है, तो खेती में निरंतरता यानी कंटिन्यूटी सुनिश्चित करने के लिए किसानों की आय को स्थिर करना। उसके अलावा किसानों को नवीन और आधुनिक कृषि पद्धति यानी जो जो न्यू टेक्नोलॉजी है, जो मॉडर्न जो एग्रीकल्चर सिस्टम है उसको अपनाने के लिए किसानों को मोटिवेट करना, प्रोत्साहित करना। उसके अलावा कृषि के लिए ऋण का प्रवाह सुनिश्चित करना, यानी फ्लो ऑफ जो लोन है या जो कैश है उसको भी सुनिश्चित करना, ताकि किसानों की आय है उसको स्थिर बनाए रखा जा सके। अब यहाँ पर वही जो उद्देश्य ऑब्जेक्टिव वो फसल बीमा योजना की उसे अंग्रेजी में लिखा गया है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो फाइनेंशियल सपोर्ट देना है किनको, किसानों को, किस वजह से, तो उनकी जो क्रॉप लॉस हुई है, जो डैमेज हुई है किसी कारणवश, उसके अलावा उनकी जो इनकम ऑफ फार्मर है उसको स्टेबलाइज करना यानी स्थिर करना। उसके अलावा किसानों को मोटिवेट करना या इंकरेजिंग करना इनोवेटिव वो जो मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है उसको अपनाने के लिए। उसके अलावा किसानों की जो क्रेडिट है उसको सुनिश्चित करना। उसके अलावा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, उसके अलावा इनहेंसिंग ग्रोथ, उसके अलावा कम्पिटिटिवनेस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, इन सब में जो फसल बीमा योजना है वो मदद करती है। तो ये उसके कुछ उद्देश्य हो जाते हैं। तो अब देखते हैं अगली खबर को, क्योंकि हमें यहाँ बस एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव लेना था ताकि प्रीलिम्स में अगर कोई प्रश्न बने तो हम उसको हल करने की स्थिति में आ सकें। तो अब देखते हैं अगली खबर को। चीन ने जनता के दबाव में प्रमुख कोरोना प्रतिबंधों को लिया वापस। तो जैसा कि हमें पता है कि देश में जो चीन है वहाँ पर जो कोरोना को लेकर, जो लॉकडाउन को लेकर वहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, तो चीन ने अपनी जो नीति है उसमें बदली है, यानी जो जीरो कोविड नीति उसमें कुछ खत्म करने की दिशा में उसने कुछ कदम बढ़ाए हैं। उसने जो कोविड प्रतिबंध थे उनमें कुछ ढील दी या उसको वापस लिया है, और नई घोषणा के तहत अब कोरोना जो संक्रमित मिलने पर पूरे जिले व आसपास के क्षेत्रों में लॉकडाउन लगाने की बजाय केवल संबंधित अपार्टमेंट, खास मंजिल या बिल्डिंग में ही जो प्रतिबंध लगाया जाएगा, ताकि जो अन्य लोग हैं जिनको संक्रमित नहीं है उनको इससे नुकसान न हो या उनको इससे प्रभावित न हो। इसकी वजह से चीन इस तरह की नीति अपना रहा है। तो अब हम चीन चर्चा में भी बना हुआ कुछ दिनों से, तो अब हम इसमें संबंधित जो मैप है उसको देखते हैं। तो ये चीन का मैप हो गया। तो चीन की मैप में आप देखिए तो उत्तर में आपको मंगोलिया दिख रहा होगा, रशिया दिख रहा होगा, इधर नॉर्थ कोरिया दिख रहा होगा, इधर आप देखने का प्रयास कीजिए कजाकिस्तान। उसके अलावा इधर देखेंगे तजाकिस्तान यानी सेंट्रल एशिया कंट्री देखिए, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान दिखेगा, इधर आपको अफगानिस्तान दिखेगा। उसके अलावा भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार दिखेगा। इधर आप देखने का प्रयास कीजिए तो आपको इधर लाओस, वियतनाम दिखाई देगा। और इधर जो इसके कुछ क्षेत्र हो जाते हैं, इधर जैसे हांगकॉन्ग है, मकाऊ है, इधर आपको दिखाई देगा। तब हम जो फिजिकल मैप है, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न हमारे प्रीलिम्स में कहाँ से बनते हैं, तो फिजिकल मैप में बन जाएंगे कि जो अल्टाई है वो किससे संबंधित है, तो चाइना से संबंधित है। उसके अलावा इधर कजाकिस्तान से संबंधित है। उसके अलावा आप देखिए इधर जो पश्चिम की दिशा में देखिए चाइना की, तो इधर आपको तियान शान दिखाई देगा और इधर कुनलुन माउंटेन्स दिखाई देगा। अब इन दोनों के बीच में कौन सा बेसिन है, तो तारीम बेसिन अवस्थित है। अब कुनलुन माउंटेन्स है, उसके दक्षिण में देखिए तो आपको दिखाई दे रहा है एक हिमालय और एक तिब्बत का पठार। तो कुनलुन माउंटेन्स और हिमालय के बीच में कौन सा पठार है, तो तिब्बत का पठार है। यानी प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि जो तिब्बत का पठार है वो किसके बीच में अवस्थित है, तो इधर कुनलुन माउंटेन्स और अल्टाई, अल्तुन शान और हिमालय के बीच में अवस्थित है। ये तो इस तरह से प्रश्न कर सकता है। उसके अलावा तियान शान है, जो अल्टुन शान है वो किस दिशा में है, तो ये एक तरह से जो चाइना का मध्य भाग है वहाँ पर अल्टुन शान अवस्थित हो जाता है। उसके अलावा इधर आप देखने का प्रयास कीजिए तो यहाँ पर आपको काशगढ़ दिखाई दे रहा होगा, यानी जो सिंजियांग प्रांत में अवस्थित है, यहीं से जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो होकर निकल रही है, और जो चाइना का जो पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है उसका निर्माण कर रहा है, यानी जिसका मेरीटाइम सिल्क रूट या BRI है ओबोर प्रोजेक्ट के तहत जो काम कर रहा है।
उसके अलावा यहाँ पर केटू को देखिए भारत की, माउंट एवरेस्ट को देखिए नेपाल में, उसके अलावा लहासा जो तिब्बत की राजधानी हो जाती है। उसके अलावा चाइना में दो महत्वपूर्ण रिवर आपको दिखाई दे रही होगी, एक येलो रिवर दिखाई दे रही होगी, एक यांगसी यानी रिवर दिखाई दे रही होगी। तो यांगसी के उत्तर में कौन सी रिवर है, तो येलो रिवर है। येलो रिवर के दक्षिण में कौन सी, तो यांगसी रिवर है। अब यांगसी रिवर है, उसके किनारे कौन सा शहर है, तो आप देख पा रहे होंगे इधर नानजिंग दिखाई दे रहा होगा, एक शंघाई दिखाई दे रहा होगा, एक वुहान दिखाई दे रहा होगा। उसके अलावा ये कुछ महत्वपूर्ण थे, वुहान तो चर्चा में भी बना हुआ था कोविड-19 की वजह से। अब येलो रिवर पे आइए, तो येलो रिवर पर आप देखने का प्रयास कीजिए, उसके उत्तर में आपको बीजिंग इसकी राजधानी दिखाई दे रही होगी, तियानजिंग दिखाई दे रही होगी, उसके अलावा जिनान दिखाई दे रही होगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इसकी सिटी हो जाती है। अब जो येलो रिवर है वो कहाँ पर जाकर गिर रही, तो बोहाई सी, तो किसका हिस्सा है, तो ये येलो सी का हिस्सा है, और येलो सी किसका हिस्सा है, तो पैसिफिक ओशन का हिस्सा है, तो यहाँ जाकर गिर रही है। अब यांगसी रिवर को देखिए तो ईस्ट चाइना सी में जाकर गिर रही है। तो आप देखने का प्रयास कीजिए, यहाँ पर चाइना का जो मग्न तट है वो भी आपको ज़्यादा दिखाई देगा, यानी इधर जो ज़्यादातर क्षेत्र उसका मग्न तट ज़्यादा ही दिखाई दे रहा है आपको। नॉर्थ कोरिया से इसकी सीमा लग रही है। मंचूरिया का पठार कहाँ पर अवस्थित है, तो चाइना की किस दिशा में, तो उत्तर पूर्व में अवस्थित है। उसके अलावा यहाँ पर आपको गोबी डेजर्ट दिखाई देगा जो मंगोलिया और चीन के बीच में अवस्थित है। यहाँ पर आपको ग्रेट वॉल दिखाई देगी, जो यहाँ पर उसको प्रदर्शित नहीं किया गया, यहाँ पर ही जो ग्रेट वॉल अवस्थित है। यहाँ पर आपको मेकोंग रिवर दिखाई देगी, ये कुनमिंग हो गया, ये नाननिंग हो गया। उसके अलावा इसकी जो महत्वपूर्ण सिटी है ये साउथ चाइना सी जो विवादों में बना रहता है ताइवान, ये ताइवान स्टेट हो गई, ताइवान और चाइना के बीच में। उसके अलावा साउथ चाइना सी को देख ही सकते हैं आप, हेनान आइलैंड्स कहाँ पे, तो किसका हिस्सा, तो ये चाइना का हिस्सा है। अब इसी को आइए एक अन्य मैप में, तो आप देखिए कुनलुन शान माउंटेन्स हो गई और तियान शान हो गई, इन दोनों के बीच में क्या हो गई, तो तारिम बेसिन हो गई। अब यहाँ पर, और ये मैप आपको दिखाने का उद्देश्य यही था कि आप देखिए यहाँ पर आप फिजिकल मैप को समझिए, तो यहाँ पर आपको कलर दिखाई दे रहा होगा जो माउंटेन्स है, पठारी क्षेत्र वाला। यहाँ पर आप देखिए तो आपको हरा वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर जो रहने के लिए अनुकूल जनसंख्या यानी कंडीशन है, इसकी वजह से ज़्यादातर जो चाइना की जनसंख्या इधर ही क्यों अवस्थित है। तो डायरेक्ट मीन्स में प्रश्न बन सकता है कि जो चाइना की ज़्यादातर जनसंख्या पूर्व या दक्षिण पूर्व में ही क्यों अवस्थित है, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं यहाँ पर देखिए। उसके अलावा यहाँ पर देखिए तो इसका ज़्यादातर क्षेत्र में आपको एक तरह से जो जीवन अनुकूल कंडीशन नहीं दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर तिब्बत का पठार आ जाता है, तारिम बेसिन आ जाता है, तियान शान, कुनलुन शान, अल्टू शान माउंटेन, गोबी डेजर्ट आ जाता है। उसके अलावा लोसेस का पठार आ जाता है, इधर मंचूरिया का मैदान आ जाता है, जिस तरफ तो जनसंख्या रह सकती है, इधर नॉर्थ चाइना प्लेन आ जाती है, साउथर्न हिल्स आ जाती हैं। तो ये कुछ कंडीशन है, इधर सिचुआन प्लान से यानी मैदान है, तो यहाँ पर जनसंख्या रह सकती है, लेकिन इधर जो दुर्गम परिस्थिति की वजह से जनसंख्या अनुकूल नहीं हो सकती। तो इस वजह से आप देखिए इसकी येलो रिवर है, उसके अलावा यांगसी रिवर है, येलो सी, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी। तो इस तरह से हमें इसकी मैप को भी देखना था, क्योंकि यहाँ से प्रीलिम्स में प्रश्न बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि चर्चा में भी बना रहता है। तो इस तरह से हमें ये खबर भी देखनी थी और फिजिकल मैप में देखना था। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। प्रकृति को बचाने के लिए कनाडा में सम्मेलन शुरू, तो अब इसे किससे जोड़कर देख सकते हैं, तो GS2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध से और GS3 यानी कंजर्वेशन से समर्थित या पर्यावरण इकोलॉजी से या जलवायु परिवर्तन उसे जोड़कर देख सकते हैं। तो कनाडा के मोंट्रियल शहर में बुधवार को करीब 2 सप्ताह चलने वाली जैव विविधता पर सम्मेलन यानी कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 शुरू हुआ है। सम्मेलन में भारत सहित 196 देशों के करीब 20,000 प्रतिनिधि शामिल हुए। अब सम्मेलन में क्या होगा, तो सम्मेलन में प्रकृति को हो रहे यानी जो नेचर को हो रहे नुकसान को रोकने के लिए जो कार्य योजना है वो बनाने पर विचार किया जाएगा और इसे 2030 तक पूरा करने के लिए भी समझौता होगा। नवंबर में मिस्र में हुए अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन के बाद पर्यावरण सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र का यह दूसरा सबसे बड़ा प्रयास है, यानी जिसको COP27 हमने बोला था, जो मिस्र के शर्म एल शेख में आयोजित किया गया था, जिसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 और जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 वो कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ग्रेट ब्रिटेन में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित किया गया था। अब इसमें क्या है, जो 19 दिसंबर तक चलने वाले जो ये सम्मेलन COP15 जो जैव विविधता पर, इसमें क्या किया जाएगा, तो वायुमंडल में रहने वाले सभी जैवधारियों के संरक्षण यानी कंजर्वेशन की रूपरेखा बनाई जाएगी, जिससे प्रकृति का संरक्षण रोक यानी जो क्षरण हो रहा है उसे रोक सके। सम्मेलन में 2030 तक 30% भूमि और समुद्री पर्यावरण को संरक्षित यानी कंजर्वेटिव यानी कंजर्वेशन करने पर भी विचार होगा। अब यहाँ पर जो एंटोनियो गुटेरेस है यानी जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है, उसने कुछ कहा है, तो ये कुछ जो इन्होंने शब्द कहे हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि कोई इतना बड़े पद पर बैठा व्यक्ति अगर कोई बात कहता है तो हमें उसे गौर से सुनना चाहिए कि उनकी बातों में क्या कहा गया है। तो इन्होंने कहा है कि हालात काबू नहीं किए गए तो मानव के विलुप्त होने का खतरा पैदा हो जाएगा। पर्यावरण में सुधार के लिए अब और समय गंवाने की गुंजाइश नहीं है। पर्यावरण में तेजी से हो रहे बदलाव के कारण 10 लाख से ज्यादा कीड़े मकोड़े पशु पक्षी विलुप्त हो गए हैं या फिर विलुप्तीकरण के कगार पर पहुंच चुके हैं। 40% भूमि की प्रकृति खराब हुई है। इसमें जो सम्मेलन है तो इसमें हमें पर्यावरण पेड़ पौधे जीवनदायियों पर
चर्चा करनी होगी। तो आप इस जो यहाँ पर कोट किया गया इसका मैच में भी प्रयोग कर सकते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है उन्होंने इस बात को लेकर क्या कहा है। तो अब यहाँ पर जिन लोकेशन का जिक्र किया गया है तो इन सबको हम देखते हैं। तो ये मैप आप देखने का प्रयास कीजिए। तो ये उत्तर अमेरिका हो गया, उत्तर अमेरिका का कनाडा वाला क्षेत्र हो गया। तो ये यूएसए हो गया और यूएसए का अलास्का प्रांत हो गया। तो आप देखिए इसकी सीमा। अब आप देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा इधर लेब्राडोर सी हो गया, ये बप्पिन की खाड़ी होगी। तो इन दोनों के बीच में कौन सी जल संधि है? तो डेविस स्ट्रेट या डेविस जल संधि है। आप यहाँ पर हडसन स्ट्रेट को देखिए। तो हडसन की जो संधि है किसके बीच में है? तो हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर सी के बीच में कौन सी संधि? तो हडसन की खाड़ी आ जाती है, हडसन स्ट्रेट आ जाती है। उसके अलावा आप यहाँ पर बॉक्स बेसिन को देखने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर ब्यूपोर्ट सी को देखिए और यहाँ पर आर्कटिक ओशन को देखने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड्स को देखिए, बैंक आइलैंड्स को देखिए, विक्टोरिया आइलैंड्स को देखिए, बेपिन आइलैंड्स को देखने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पर आइए आप इसके पश्चिम की साइड में, तो आपको रॉकी माउंटेन दिखाई दे रही है जो पूरे उत्तरी अमेरिका में फैली हुई है। उसके अलावा यहाँ पर आप मैकेंजी रेंज को देखिए। उसके अलावा यहाँ पर कोस्ट माउंटेन दिखाई दे रही है, वैंकूवर विक्टोरिया दिखाई दे रहा होगा, वैंकूवर। उसके अलावा यहाँ पर आप जो महत्वपूर्ण नदी है उसको देखिए, मैकेंजी। और उसके अलावा मैकेंजी नदी कहाँ से निकल रही थी इसको आप देखने का प्रयास कीजिए। इधर ग्रेट बियर लेक हो गई, इधर ग्रेट स्लेव लेक हो गई। तो यहाँ पर ग्रेट स्लेव यहीं से होकर जो यहाँ पर आप देख पाएंगे मैकेंजी रिवर हो, ये जाती हुई कहाँ पर जाकर गिर जाती है? ये ब्यूपोर्ट से या आर्कटिक ओशन में जाकर गिर जाती है। उसके अलावा आप यहाँ पर यूकॉन रिवर को देखिए। तो ये कनाडा से होते हुए अलास्का यानी यूएसए से होते हुए इधर आप देखेंगे तो आप अटलांटिक ओशन में जाकर गिर जाएगी, माफ कीजिए प्रशांत महासागर में गिर जाएगी। अब कनाडा की जो महत्वपूर्ण झीलें उनको देखने का प्रयास कीजिए। तो ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, लेक अथाबास्का, रेंडियर झील। उसके अलावा आप यहाँ पर देखिए लेक निंगपे, और यहाँ पर आप देखने का प्रयास कीजिए इसके बीचों बीच में हडसन की खाड़ी हुई गई। उसके अलावा लेब्राडोर। और उसके अलावा यहाँ पर आप देखिए तो ये ग्रेट लेक्स हो जाती हैं। तो आप देखिए ग्रेट लेक्स हो गई। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अमेरिका में यानी यूएसए में एक मिशिगन लेक वो पूरी तरह से अमेरिका में स्थित है। उसके अलावा लेक सुपीरियर हो गई, लेक मिशिगन, लेक हुरन, लेक एरी और ओंटारियो। ये सेंट लॉरेंस रिवर हो जाती है जो कहाँ जाकर गिरती है? तो सेंट लॉरेंस की जो खाड़ी है उसमें जाकर गिर जाती है। न्यू फाउंडलैंड किसका है? तो कनाडा का है, लेब्राडोर। और यहीं पर आपको पता है कि लेब्राडोर जो करंट है वो चलती है। उसके अलावा ग्रीनलैंड डेनमार्क दिखाई दे रहा होगा। उसके अलावा यहाँ पर आप आइसलैंड को भी देखने का प्रयास कीजिए। अब दूसरे मैप में आइए आप, तो ये पूरा उत्तरी अमेरिका का मैप हो जाता है। अब उत्तरी अमेरिका के मैप में आपने कनाडा को देखा, आप कनाडा को देखने का प्रयास कीजिए। तो ये इधर आप अलास्का रेंज को देखिए, ये ब्रुक्स रेंज को देखने का प्रयास कीजिए। यूकॉन रिवर देखिए, तो ये अलास्का रेंज जो ब्रुक्स रेंज के बीच में अवस्थित है। उसके अलावा इधर अल्ट्रुई आइलैंड दिखाई दे रहा होगा, ये अलास्का पेनिनसुला दिखाई दे रहा होगा, बेरिंग सी दिखाई दे रहा होगा। उसके अलावा बेरिंग स्ट्रेट भी यहीं पर अवस्थित है। उसके अलावा मैकेंजी रिवर को देखिए, ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक। उसके अलावा अथाबास्का, नेल्सन रिवर कहाँ से निकल रही है? तो लेक विनिंगपे से निकल रही है। उसके अलावा रॉकी माउंटेन्स को देखने का प्रयास कीजिए, माउंट रॉबिन्सन आपको दिखाई दे रही होगी इस पर। उसके अलावा वैंकूवर आइलैंड्स को देखिए, कास्केडे रेंज को देखने का प्रयास कीजिए। इधर आपको कोलोराडो का पठार दिखाई दे रहा होगा, इधर बीच में आपको ग्रेट प्लेन्स दिखाई दे रही होगी, इधर अपलेशियन माउंटेन्स दिखाई दे रही होगी, इधर सियरा माद्रे ओरिएंटल, सियरा माद्रे ओसिडेंटल दिखाई दे रही होगी। ये कहाँ पे आ गई? तो मेक्सिको में आ जाती है। उसके अलावा आप देख पा रहे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा जो ग्रेट लेक्स दिखाई दे रही होगी। अब यहाँ पर जो अमेरिका उस महत्वपूर्ण नदी को देखिए, तो ये मिसिसिपी हो जाती है और ये मिसौरी हो जाती है। और ये ओहियो नदी कहाँ पर आकर मिल रही है? तो मिसिसिपी में। ये अरकान्स रिवर कहाँ पे मिल रही है? तो मिसिसिपी मिल रही है। और मिसिसिपी कहाँ जाकर गिरती है? तो गल्फ ऑफ मेक्सिको में जाकर गिरती है। और रियो ग्रांडे को देखिए तो ये यूएसए और मेक्सिको के बीच में सीमा बना रही है। तो इस तरह से आप इसकी मैप को देखिए, यहाँ पर जो ऊंची छोटी है उनको देखने का प्रयास कीजिए। अब हम बायोडाइवर्सिटी है, तो बायोडाइवर्सिटी को आप इमेज में देखकर समझने का प्रयास कीजिए कि बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता क्या होती है। आप इस इमेज में देखिए तो आपको जैव विविधता का कुछ इमेज यानी एक पिक्चर बनाने का प्रयास कीजिए। बाकी ये जो सम्मेलन है COP15, तो ये आने वाले समय में जैसे जैसे इससे संबंधित जो खबरें आएगी हम उस पर डिस्कशन करते रहेंगे। तभी हाल ही में शुरू हुआ है, 19 दिसंबर से शुरू होगा। तो अभी जो संबंधित जो खबर है जैव विविधता उसका एक इमेज बनाने का प्रयास कीजिए आप। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम को देखिए कि जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी उसका महत्व क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है फूड सिस्टम में, फूड चेन में, वेब में। अब इससे संबंधित जो चुनौतियां हैं तो इस इमेज में आप स्वयं देखकर प्रयास करने का प्रयास कीजिए कि मान लीजिए पिक्चर अगर आपके सामने आती है तो आप इसको देखकर क्या क्या इमेजिन कर सकते हैं, क्या क्या कहानी लिख सकते हैं कि किस तरह से बायोडाइवर्सिटी को जो चुनौतियां हैं ये समस्या हैं वो फेस कर रही है। तो आप यहाँ पर एक हमारे समय का जो आधुनिक विश्व है उसकी इमेज को देखिए। एक तरफ आप देखिए तो आपको यहाँ पर एक तरह से वीरान भूमि दिखाई देगी, यहाँ पर कोई हरियाली नहीं है, कोई मानव गतिविधियां नहीं हो रही है। तो आप देखने का प्रयास कीजिए कि आप कहाँ पर रहना पसंद करेंगे तो किस तरह से ये हम नुकसान पहुंचा रहे। तो इस तरह से हमें कहते हैं कि जो ग्रीन डेवलपमेंट या सतत विकास की तरफ बढ़ना चाहिए।
और ये दूसरी इमेज, इसको आप देखने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से जो मानव है, मानव की गतिविधियों, जैसे कोई प्राकृतिक जो संसाधन था हमने उसका किस तरह से दोहन किया है, उसे किस तरह से बर्बाद किया है, प्रदूषित किया, तो उसका एक अच्छा उदाहरण आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह से ये पिक्चर दिखाने का मेरा मोटिव यही था कि आप एक इमेज बना पाए अपने दिमाग में जैव विविधता को लेकर, ताकि एक जैव विविधता की जैसी इमेज आपके दिमाग में आए, कुछ पिक्चर आपके दिमाग में एक तरह से लोकेट करने लग जाए या घूमने लग जाए। तो बढ़ते हैं अगली खबर पर। भारतीय नौसेना को मिली पहली सबमरीन आईएनएस कलवरी। तो 1967 में तत्कालीन सोवियत संघ के रेगा बंदरगाह पर पहली सबमरीन आईएनएस कलवरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। 1971 में भारत पाक युद्ध में कराची बंदरगाह तबाह करने में इसने एक अहम भूमिका निभाई थी। दुनिया की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी फिनलैंड की सना मरीन। तो फिनलैंड की यार 2019 में आज ही फिनलैंड की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की सना मरीन 34 साल की उम्र में दुनिया की सबसे युवा पीएम बनी थी। तो ये कुछ इस तरह से एक तरह से जीके के जो प्रश्न हो जाते हैं। तो हमारी जो खबर है यही समाप्त होती है। अब हम जिन लोकेशन की हमने बात की उन सबको हम गूगल मैप पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम किसको देखते हैं, तो हम सबसे पहले चाइना को देखते हैं। तो ये चाइना दिखाई दे रहा होगा, जिसे चीन बोलते हैं। तो इसकी सीमाओं को देखिए। सबसे पहले इधर उत्तर कोरिया से इसकी सीमा लग रही है, इधर मंगोलिया से सीमा लग रही है, इधर रशिया से इसकी सीमा लग रही है, लेकिन कजाकिस्तान से इसकी सीमा नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि बीच में जो रूस और जो चाइना, इन दोनों की सीमा हो जाती है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे कि इसकी सीमा कजाकिस्तान से नहीं लग रही, क्योंकि ये यहीं पर ज़्यादातर कंफ्यूजन होता है, क्या इसकी सीमा लग रही है। तो डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है क्या चीन की सीमा कजाकिस्तान से लगती है, तो ऑप्शन में आ सकता है। उसके अलावा सेंट्रल एशिया को देखिए। तो सेंट्रल एशिया की कौन सी कंट्री है जिसके साथ इसकी सीमा लग रही है, तो माफ़ कीजिए कुछ मिस्टेक हो गई, कजाकिस्तान से इसकी सीमा लग रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर देख लिया बाकी इसकी सीमा कजाकिस्तान से लग रही है, जबकि हमें बात करनी थी कजाकिस्तान और मंगोलिया की, क्योंकि कजाकिस्तान और मंगोलिया की सीमा नहीं लग रही, क्योंकि बीच में रशिया और चाइना की सीमा आ जाती है। उसके अलावा आप यहाँ पर किर्गिस्तान को देखिए, तजाकिस्तान को देखिए, और ये जो सेंट्रल एशिया की 3 कंट्री जिसके साथ जो चाइना है उसकी सीमा लग रही है। उसके अलावा यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए, एससीओ, उसका नाम आपको ध्यान आ रहा होगा। उसके अलावा अफगानिस्तान से इसकी सीमा लग रही है, भारत से इसकी सीमा लगती है, नेपाल, भूटान, म्यांमार से इसकी सीमा लग रही है, इधर लाओस से इसकी सीमा लग रही है, वियतनाम से सीमा लग रही है। और प्रश्न बन सकता है क्या थाईलैंड से इसकी सीमा लग रही है, तो थाईलैंड से इसकी सीमा नहीं लगती। तो आप देख सकते हैं क्यों नहीं लग रही है। उसके अलावा इसके हांगकांग को देखने का प्रयास कीजिए, ताइवान जो अभी चर्चा में बना हुआ था, यहाँ पर जो कुछ गतिविधियां हो रही थी सैन्य संबंधित गतिविधियां, उसकी वजह से चर्चा में बना। शंघाई देखिए। उसके अलावा बीजिंग इसकी राजधानी हो जाती है चीन। अब आप इस मैप में स्वयं देखने का प्रयास कीजिए। अभी जैसे हमने यहाँ पर चाइना की बात की, तो आप इस मैप में आइए वापस। तो यहाँ पर देखिए आपको तियानशान, तारिम बेसिन और कुनलुन शान जो माउंटेन्स है उसको इसी में लोकेट करने का प्रयास कीजिए। तो आपको तियान, तारिम बेसिन, उसके अलावा अल्टाई दिखाई देगा यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर देख पाएंगे तो ये अल्टुन शान माउंटेन्स, तिब्बत का पठार कुनलुन जो माउंटेन्स है वो दिखाई देगा, तिब्बत का, कुनलुन का। उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो इधर आपको जो रिवर्स है वो दिखाई देगी। यहाँ पर जैसे हम जूम करेंगे तो अभी आपको लोकेशन दिखाई देगी। अब इसी को आप फिजिकल मैप में आने का प्रयास कीजिए। तो ये फिजिकल मैप हो गया। तो आप स्वयं देखकर अंदाजा लगाइए। अब यहाँ की ये तारिम बेसिन आपको दिखाई दे रहा है, तिब्बत का पठार। उसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे तो कुनलुन माउंटेन्स दिखाई देगी। उसके अलावा यहाँ पर आप जो मंगोलिया का डेजर्ट उसको देखिए। यहाँ पर जो ग्रेट वॉल अवस्थित है वो देख पाएंगे अगर आप इसको और अच्छे से जूम करते जाएंगे। तो यहाँ पर आप रिवर्स को देखने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर आप दिखाई दे रहा होगा, ये एक रिवर्स दिखाई दे रही होगी जिसे हम येलो रिवर्स बोलते हैं। तो आप देखिए इसको जूम करते जाएंगे तो आपको जो येलो रिवर्स है वो दिखाई देगी। यहाँ पर ये दिखाई दे रही होगी आपको येलो रिवर्स। अब इसी के दक्षिण में आइए तो आपको एक अन्य रिवर और दिखाई देगी। ये देखने का प्रयास कीजिए आप, ये नानजिंग जिसके किनारे अवस्थित है, तो ये रिवर आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये कौन सी होगी? यांगसी रिवर हो गई है। इनके शहर, इनके जो किनारे कौन से शहर, महत्वपूर्ण शहर अवस्थित है, उनको भी देखते रहिए आप, ताकि अगर डायरेक्ट प्रश्न बने तो आप कर सके उनको। अब हम चलते हैं कनाडा। तो हमें कनाडा चलना है, तो कनाडा चलने के लिए हम कौन सा रूट अपनाएं? तो आप बताइए कि कौन सा रूट से चला जाए जो सरल भी रहे। तो हम बंगाल की खाड़ी से चलते हैं। बंगाल की खाड़ी मलक्का जलसंधि से होते, साउथ चाइना से होते हुए, फिलीपींस से होते हुए, उत्तरी प्रशांत महासागर से होते हम जो कनाडा हो पहुंच जाएंगे। तो कनाडा के किस छोर पे आ रहे हैं हम? तो पश्चिमी छोर पर आ रहे हैं। तो ये कनाडा को देखिए, तो इसके कुछ प्रांत दिखाई दे रही है। ब्रिटिश कोलंबिया का दिखाई दे रहा है, वैंकूवर आइलैंड्स, ये अल्बर्टा। उसके अलावा जो मॉन्टिनेगरो दिखाई देगा आपको, ये ओंटारियो दिखाई देगा, ओटावा, ये मॉन्ट्रियल, जहाँ पर जो COP15 है उसकी बैठक आयोजित होने वाली जैव विविधता पर, ये ओटावा। ये टोरंटो दिखाई दे रहा होगा, ये क्यूबेक दिखाई दे रहा होगा। उसके अलावा ओंटारियो, क्यूबेक, और ये न्यू फाउंडलैंड लेब्राडोर दिखाई दे रहा होगा। सेंट लॉरेंस की खाड़ी, ये हडसन की खाड़ी दिखाई दे रही। उसके अलावा यहाँ पर लेब्राडोर सी, बेपिन की खाड़ी। उसके अलावा यहाँ क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड दिखाई दे रही होंगी। अब यहाँ पर देखिए आपको कुछ लेक्स दिखाई दे रही होगी, यूकोन क्षेत्र दिखाई दे रहा होगा आपको।
अब इस लेक पे जैसे आएंगे तो आपको एक ग्रेट बियर लेक दिखाई दे रही होगी, और यहीं पर आपको ये मैकेंजी रिवर दिखाई दे रही होगी। आपको ये मैकेंजी रिवर तो कहाँ से आ रही है, तो आप यहाँ पर देखिए ग्रेट स्लेव लेक हो जाती हैं। ये कौन सी लेक है, तो इसको देखिए आप। तो ये कुछ जो महत्वपूर्ण लेक्स हो जाती है, ज़्यादातर जो झीलें अवस्थित हैं, यहाँ पर बर्फ जमी रहती है 8 महीने तो से ज़्यादातर समय तक। तो इसलिए यहाँ पर जो जनसंख्या का निवास है वो भी कम है। अब इसी को आप फिजिकल मैप में देखने का प्रयास कीजिए, जिन बातों का हमने जिक्र किया था आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये अलास्का हो गया, ये नीचे इसके यूएसए हो जाता है। तो इस तरह से आप हमें इसके मैप को देखना था, किसके कनाडा की मैप को। यहाँ रॉकीज माउंटेन्स आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर आप देखने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर जो ग्रेट लेक्स है उनको देखने का प्रयास कीजिए। तो ये लेक सुपीरियर आपको सबसे बड़ी मिट्टी पानी की झील है, ये मिशिगन पूरी तरह से यूएसए में अवस्थित है। यहाँ पर लेक हुरोन को देखने का प्रयास कीजिए। ये ओंटेरियो रिवर, ओंटेरियो को देखिए, ये लेक एरियो की माफ कीजिए, और ये ओंटेरियो झील हो जाती हैं। और यहीं से आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ से आपको एक रिवर दिखाई देगी। ऐसे जैसे आप जूम करेंगे तो यहाँ पर एक रिवर दिखाई देगी आपको, सेंट लॉरेंस ये दिखाई दे रही, सेंट लॉरेंस नदी। तो कहाँ जाके गिरती, तो सेंट लॉरेंस की जो खाड़ी उसमें जाकर गिर जाती हैं। यहाँ पर अमेरिका है तो ये एप्लेशियन माउंटेन्स आपको दिखाई देगा इधर। यहीं पर आप बीच में आइए तो आपको यहाँ कुछ रिवर्स दिखाई दे रही। तो ये मिसिसिपी, मिसौरी, ओहियो, टेनेसी रिवर दिखाई देगी आपको यहाँ पर। इसको जैसे ही जूम करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगी। तो ये देखिए आप, ये टेनेसी रिवर दिखाई दे रही होगी आपको। इस पे आइए तो आपको ये रिवर दिखाई देगी यहाँ पर। इस तरह से आप इसे देखने का प्रयास कीजिए। ये लुसियाना प्रांत हो गया अमेरिका का, और कहाँ जाके गिर रही, तो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाके गिर जाती हैं। ये ग्रेट प्लेन्स अवस्थित हो जाते हैं इसके बीचों बीच में, रॉकीज और टेनिस ये एप्लेशियन माउंटेन्स के बीच में। इधर आपको लॉस वेगास, सैन फ्रांसिस्को, उसके अलावा महत्वपूर्ण जो सिटी है लॉस एंजलिस, इसकी राजधानी इधर वाशिंगटन डीसी दिखाई देगी, न्यूयॉर्क दिखाई देगा आपको, न्यू हैम्पशायर, ये न्यूयॉर्क। अब न्यूयॉर्क को जैसे आप जूम करेंगे तो आप न्यूयॉर्क आइए, ये आपको न्यूयॉर्क दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह से आपको इसको देखना है। उसके अलावा इसकी जो राजधानी हो हम उसको देखने का प्रयास करते हैं, वाशिंगटन डीसी को। तो ये वाशिंगटन हो गई। तो आप इसका ऊपर से देखने का प्रयास कीजिए, यहाँ पर जो कौन सी नदी है, तो आप इसको देखिए तो पोटोमेक नदी है। जो वाशिंगटन डीसी कहाँ पर अवस्थित है, तो पोटोमेक नदी है, उसी के किनारे अवस्थित है। तो यहाँ देखिए लिंकन मेमोरियल दिखाई दे रहा होगा आपको, जो कभी इसके राष्ट्रपति रहे। ये संयुक्त राज्य अमेरिका का जो कैपिटल है वो दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पर। यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए, आपको जो बिल्डिंग से यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है कितना शानदार बनाया हुआ इन्होंने। अब इसी को आप इसमें देखने का प्रयास कीजिए फिजिकल में। ये तो आप देख पा रहे होंगे, ये वाशिंगटन का एक दृश्य दिखाया गया है। यहाँ पर वाशिंगटन नेशनल कैथेड्रल दिखाई दे रहा होगा आपको। उसके अलावा यहाँ पर महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है उनको देखिए आप। अब इसको जैसे हम जूम करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे। अब आप देखिए कि यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ का जो संरचना है सिटी की, वो कितनी शानदार तरीके से इन्होंने बनाई गई है। अब इसी को आप 3D मैप पे देखने का प्रयास कीजिए तो आप देख पा रहे होंगे कि कितनी शानदार तरीके से उन्होंने जो निर्माण किया हुआ है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, तो ये देखने का प्रयास कीजिए आप। ये वाशिंगटन सुप्रीम कोर्ट है, कुछ समय के लिए बंद है यहाँ पर। तो इस तरह से आप देखिए कि कितने शानदार तरीके से संयुक्त राज्य अमेरिका का जो कैपिटल है वो दिखाया गया है। तो ये देखिए यूएसए ऑफिस ऑफ द क्लर्क, ये अमेरिका विधान। तो ये आपने इमेज देखी होगी, खबरों में बनी रहती है ये वाली खबर। ये कुछ इमेजेस है जिनको आप देखिए। तो इस तरह से हमें जो देखनी थी खबरें आज की, उनको मैप में देखना था। तो जो हमारा जो विश्लेषण है वो यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।